शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, सामाजिक और आध्यात्मिक समागम प्रयागराज महाकुंभ में ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस महाकुंभ में देश के शिक्षा जगत के छात्र, आचार्य, 50 से अधिक विश्वविद्यालय के कुलगुरु, शिक्षाविद, शोधार्थी, शिक्षा से जुड़े शासन प्रशासन के पदाधिकारी, निजी शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधि आदि ने मिलकर देश की शिक्षा में आधारभूत परिवर्तन की प्रक्रिया को गति देने के लिए चिंतन और मंथन किया। इस आयोजन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विश्व जागृति फाउंडेशन के बागीश स्वरूप विनय सहस्त्रबुद्धे, साध्वी रितंबरा, राष्ट्रीय सेविका समिति की सीता अक्का, एनआईटी प्रयागराज के निदेशक प्रोफेसर आर.एस. शर्मा, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज श्रीवास्तव, राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त ओम प्रकाश बैरबा, हरियाणा शिक्षा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश शर्मा, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नीति आयोग के शिक्षा निदेशक डॉक्टर शशीम शाह, पद्मश्री आनंद कुमार आदि गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति विशेष तौर पर रही। देखिए इस खास रिपोर्ट में। गण गण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। आपको बता दें कि इस ज्ञान महाकुंभ के पूर्व शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा देश की चारों दिशाओं में भारतीय शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हरिद्वार, नालंदा, पुडुचेरी और कर्णावती अहमदाबाद में ज्ञान कुंभ आयोजित की गए। यह ज्ञान महाकुंभ भारतीय शिक्षा के समग्र परिवर्तन के उद्देश्य से आयोजित किया गया। ज्ञान महाकुंभ का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा के क्षेत्र में समावेशित करने में गति लाना है। इस महाकुंभ में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे, जिनमें शैक्षिक प्रदर्शनी, विभिन्न संगोष्ठियां, छात्र, महिला और आचार्य सम्मेलन और भी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मां गंगा की पावन नगरी प्रयागराज में इस वक्त हम मौजूद हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज्ञान कुंभ में, जहाँ पर ज्ञान जो है, ज्ञान की वर्षा यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से जो है शिक्षक है, प्रोफेसर सभी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शिक्षाविद मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ज्ञान कुंभ किस तरह से जो है शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं प्रोफेसर संजय तिवारी, मैं कुलगुरु हूँ मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल से। यहाँ आकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है और लग रहा है कि त्रिवेणी की रेतीली भूमि पर जिस प्रकार से तंबुओं के टापू से एक अलग ही नगरी का यहाँ पर एहसास हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो हमारा कुंभ महापर्व है ये वैदिक काल से चला आ रहा है और इसमें धार्मिकता, आध्यात्मिकता और सामाजिक चेतना का प्रादुर्भाव होता था और पहली बार राष्ट्रीय संस्कृति उत्थान न्यास के माध्यम से ज्ञान चेतना का भी प्रादुर्भाव हो रहा है, लोगों के अंदर वैज्ञानिक चेतना का प्रादुर्भाव हो रहा है। तो एक नई शुरुआत हुई है और ऐसा है कि जो विश्व गुरु बनने का हमारे देश ने संकल्प लिया है 2047 तक, ये महाकुंभ उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। सर, जिस तरह से यहाँ पर ज्ञान की वर्षा हो रही है, यहाँ कुलगुरु से लेकर हर जो है क्षेत्र के जो शिक्षक है यहाँ मौजूद है, क्या आगे की हम बात करें आगामी वर्षों में तो शिक्षा में किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा इस ज्ञान को? शिक्षा में बदलाव कैसा देखने को मिलेगा इस ज्ञान को? निश्चित रूप से इस पे कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है, वो हमारा जो 2047 का विकसित भारत का संकल्प है उस दिशा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान के साथ साथ जो कौशल विकास है और नैतिक मूल्य जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा से ओतप्रोत है उसका बहुत ही अच्छा मिश्रण वहाँ पर है। तो हमको लगता है कि ये जो 2-3 दिन का यहाँ पर सम्मेलन किया गया है, इसमें आगे की कार्य योजना बनाई गई है कि कैसे हमको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और सबसे महत्वपूर्ण है कि आचार्य के क्या दायित्व है, विद्यार्थी के क्या दायित्व है और
कैसे दोनों आपस में मिलकर, कैसे हमारे नालंदा तक्षशिला के समय से हमारा किस प्रकार से हम आगे बढ़ते थे, उस पे यहाँ पर आत्मनिर्भरता का क्षेत्र हो, चाहे कौशल विकास का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को यहाँ पर कवर किया गया है। और एक रोड मैप जो हम कहते हैं 2047 का, उसकी शुरुआत यहाँ से कर दी गई। तो सर ने बताया कि यहाँ पर जो है ज्ञान कुंभ में किस तरह से बदलाव, शिक्षा में बदलाव आएगा। हमारे साथ कुलगुरु मौजूद है, सर का परिचय जानेंगे। मैं प्रभाष शंकर शुक्ला, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग मेघालय का कुलगुरु हूँ और ज्ञान महाकुंभ में भाग लेने के लिए वहां से आया हूँ। ज्ञान महाकुंभ अपने आप में अद्वितीय है और जैसा कि कहा गया कि 144 वर्षों बाद ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इस ज्ञान महाकुंभ में हम अपने पास जो अब तक ज्ञान है और ज्ञान को कैसे आगे बढ़ाना है, जो 2047 में भारत को ले जाएगा, उस समय हमारी स्थिति क्या होगी, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कम से कम हमें लगता है कि 50 विश्वविद्यालयों से ज्यादा के कुलपति जो है यहाँ आए हुए हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। और जो शिक्षा में एक बात आ गई थी कि केवल शिक्षा नौकरी के लिए होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था शिक्षा मानव निर्माण के लिए होना चाहिए और यदि हम मानव का निर्माण कर देंगे तो निश्चित ही उसके पास क्षमता होगी तो अपने लिए अपने रोजगार का या जीविकोपार्जन का साधन जुटा लेगा। तो इसके माध्यम से ज्ञान महाकुंभ के माध्यम से वह दूर कर सकते हैं, उसके लिए आगे प्रयास किया जाएगा। 2047 के शिक्षित भारत को कैसे देखते हैं आप? 2047 के शिक्षित भारत को हम देखते हैं जो राम राज्य की कल्पना की गई थी कि हम इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो हम अपने जीवन जीने के लिए मुझे कितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो और साथ ही साथ हम अपना जीवन जीते हुए हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, क्योंकि हमारा जीवन तो 70 साल औसत 70 साल का, उससे ज्यादा का नहीं है। हमारी जैसी कई पीढ़ियां जो है आएंगी तो हम अपना जीवन यापन करके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी उनको छोड़ के जाएं। और जब ये सतत क्रम बना रहेगा तो निश्चित ही जिस रूप में हम विश्व गुरु के रूप में पहले कभी जाने जाते थे, हम अपने उस स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेंगे। सर, जब बात आती है हरित क्रांति की, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी को कुछ लेके जाना है, हरित क्रांति जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जाएंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि हम जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उस समय हरित क्रांति या जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण अंग भी रहा है। तो जैसे कि हमारे यहाँ तो कहा जाए कि भूमि माता पुत्रो अहम पृथिव्या, मतलब जैसे यहाँ भी देखने को मिल रहा है गंगा माँ। हमको याद है कि जब कल हम वहाँ आ रहे थे तो स्कूल वाले ने हमसे कहा आप गंगा माँ के पास जा रहे हैं और गंगा माँ के पास जाते आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। तो हमें देख रहे थे कि कितना चाहे गरीब हो चाहे वो, हर व्यक्ति प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है। जो है गंगा माँ को हमारे फूल अर्पित करिएगा। तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो हमारा मूल भाव रहा है भारतीय ज्ञान परंपरा का, उसी को पूरी दुनिया की तलाश है। जैसे हमने कहते हैं हमेशा पश्चिम जगत जो था वो शोषणकारी नीतियां थी, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा से नदियां हो, पेड़ पौधे हो, पृथ्वी को हमेशा संरक्षण की बात की गई है। तो यही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें इसी बात को क्या किया है। एक महत्वपूर्ण बात हम जोड़ना चाहते थे जो इस विज्ञान महाकुंभ या ज्ञान महाकुंभ के अंदर आई है, जो हमको लगता है कि आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि हमारा विज्ञान कितना उच्च कोटि का था। जब महाकुंभ की बात सर ने की यहाँ पर कि 12 साल का महाकुंभ आता है तो 1881 में आया था, अगला जो है 2169 में आएगा, 2169 ईयर में। इससे सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमको लगता है कि हमको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि जो हमारी जो आपने है कि सूर्य जो पूरब से होकर पश्चिम की ओर जाता है, इस दौरान वो 12 महीने तय करता था। महीनों की रचना उससे की गई थी और चंद्रमा की कला से दिन की रचना की गई थी। और इसमें पृथ्वी और बृहस्पति इनकी सापेक्ष स्थिति देखी जाती है। बृहस्पति को अपनी कक्षा पूर्ण करने में 11.86 साल लगते हैं। इसलिए 7 महाकुंभ के बाद 8वां महाकुंभ 11 साल में आता है। वैदिक काल से ये कुंभ हो रहा है, तो ये आश्चर्य होता है कि हमारे ऋषि मुनियों को कैसे पता था
कि कुंभ जो हमारा बृहस्पति ग्रह है उसका परिक्रमा काल 12 साल ना होकर 11.86 है, इसलिए वो 7 साल के बाद 11 साल में महाकुंभ आता है, अदरवाइज वो 12 साल के अंदर आता है। तो हमको लगता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि विज्ञान के क्षेत्र में हम कितने उच्च कोटि का हमारा विज्ञान था, कितने उत्कृष्ट थे। और हमारा तो पंचांग देख के बता देते थे सूर्य ग्रहण कब होगा, पृथ्वी ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होगा, अगला कुंभ कब होगा। जैसे भी अपन कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो मतलब बृहस्पति जो अपना मकर राशि के अंदर आया है, जब चंद्रमा और सूर्य दोनों मकर में होता है तब हमारा स्नान की होती है। इतना उत्कृष्ट पंचांग रहा है, तो हमको लगता है कि नई पीढ़ी को देखना पड़ेगा कि हमारे पास हम इतने सोच है कि हम पश्चिम को देखने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो हरित क्रांति की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो, दोनों क्षेत्र में भारत हमेशा आगे रहा है, उसको पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए राष्ट्रीय संस्कृति उत्थान न्यास के अतुल भाई कोठारी जी कृत संकल्पित हैं और उनके सपने में हम सब साझीदार हैं। ये सपना पूरा होगा। सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे समुद्र मंथन के समय अमृत में निकला था और 4 बूंदे उसके 4 स्थानों पर गिरी थी, जहाँ पर अभी कुंभ और महाकुंभ का आयोजन किया जाता है प्रति 12 वर्ष में। लेकिन जब हम बात करते हैं ज्ञान महाकुंभ की, जो आज की शायद पहली बार इस तरह से कुंभ में लगाया गया है, इसकी जो ज्ञान की बूंदे है कहाँ किस क्षेत्र पर किस तरह से आप देखते हैं ज्ञान की बूंदे? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि नॉलेज इज द पावर, और ये आज दिखाई भी पड़ रहा है। और हमारी जो पुरातन संस्कृति थी, जब उसकी बात है, जो हमारे वेदांत है, उसमें ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है। और जिस चार बूंदों की बात करते हैं, 4 महाकुंभ की बात करते हैं, वैसे यहाँ पे इस महाकुंभ में ये चौथा कुंभ उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में जो है पहले ही कर लिया है। यहाँ पे इस महाकुंभ के समापन की वजह से तय किया गया था कि इसको महाकुंभ में ही किया जाना है, जिससे कि जिस तरीके से हम महाकुंभ में पूर्ण के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं, उसी लिए आने वाले समय में यहाँ का जो यंग जो है जनरेशन है, यंग पावर है, वो ज्ञान महाकुंभ में जिनके पास भी जो क्षमता है उस क्षमता को लेकर हो और उसमें से जो ज्ञान मानव के उत्थान के लिए अच्छा हो उसको समाज के लिए उपयोगी बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस वक्त हम मौजूद है गंगा मैया की गोद में, जहाँ पर ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और मेरे साथ मौजूद है सागर यूनिवर्सिटी की कुलगुरु डॉक्टर नीलिमा गुप्ता जी। इनसे जानेंगे कि ज्ञान महाकुंभ जो है कितना महत्वपूर्ण है शिक्षा में बदलाव के लिए। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। धन्यवाद। ज्ञान महाकुंभ की जब बात होती है, ज्ञान महाकुंभ जो यहाँ जो प्रोफेसर का महासमागम जो हम कह सकते हैं, क्या बदलाव जो आने वाले दिनों में इससे होने वाले शिक्षा में? जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो है महाकुंभ में, और जैसा कि इस नाम से एक कुंभ एक ऐसा मेला है जहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे भारत से नहीं बाहर से भी लोग आते हैं। और यदि ज्ञान कुंभ की बात करें तो ज्ञान, जहाँ पर ज्ञान का एक मेला है, और मैं समझती हूँ जैसा कल से यहाँ पर रिस्पांस आया है, यूँ तो 1 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन जितने भी लोग ज्ञान से संबंधित हैं वो सब यहीं पर आकर एकत्रित हुए हैं। और जिस तरह से ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, चाहे वो गवर्नेंस के मामले में हो, चाहे भाषा के मामले में हो, चाहे चरित्र निर्माण के बारे में हो, या जैसे आज महिलाओं के ऊपर ही हुआ था उसमें भी मेरी भागीदारी रही थी। तो इतने शिक्षाविद जब इकट्ठे एक ही जगह होंगे और वो भी ऐसी एक भूमि पर जहाँ पर महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, तो जो एक भावना आई है सभी के अंदर में कि हम ज्ञान कुंभ को भी ऐसा सफल बनाएं और जब हम यहाँ से जाएं तो ज्ञान का एक भंडार यहाँ से लेकर जाएं। इसी उद्देश्य से मुझे लगता है कि इतने सारे कुलपति और शिक्षाविद यहाँ पर इकट्ठे हुए। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जो है सब जगह स्लोगन जो लगे हुए हैं यहाँ पर कि इंडिया छोड़ो भारत अपनाओ, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि हमारा भारत भारतीयता से जुड़ा हुआ है और कहीं पर भी यदि हम अपने इतिहास में जाएंगे तो कहीं पर भी इंडिया का वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि जो भारत का एक संकल्प शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने लिया है वो बिल्कुल ही सही है। हम भारतवासी हैं, भारतवासी रहेंगे और भारतवासी ही थे, तो इसीलिए हमें भारत शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। सभी के मन में एक विचार आता है जब बात आती है मातृभाषा में शिक्षा की। आज हम देखें तो हर जगह अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एक ऐसा संगठन है जो मातृभाषा में शिक्षा को लेकर कार्य कर रहा है। इसको लेकर मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि जो बच्चा अपनी मातृभाषा में
कुछ सीख सकता है वो किसी भी और विदेशी भाषा में नहीं सीख सकता है। और इसमें ऐसे बहुत से प्रयोग भी हुए हैं कि दो बच्चों को हम लें जिनको हम मातृभाषा में ही पढ़ा रहे हैं या हम किसी विदेशी भाषा में पढ़ा रहे हैं, तो हमेशा जो मातृभाषा में बच्चा पढ़ता है उसका रिसेप्शन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने जो कदम एक उठाया है जिसमें वो कहते हैं कि हमें अपने छात्र छात्राओं को मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए, मैं समझती हूँ बहुत अच्छा है। और ये हमारे संविधान में भी लिखा है, जो 22 भारतीय भाषा हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं भी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में भाषाओं के ऊपर बहुत जोर देती हूँ। और जितने वैसे तो मध्य भारत में ये विश्वविद्यालय स्थित है, लेकिन फिर भी हमारे जो और राज्यों से छात्र छात्राएं आते हैं और जो शिक्षक वहां पर पढ़ा रहे हैं उनकी हमने अलग अलग भाषा क्लब बना दिए हैं और इन भाषाओं में हमारी पुस्तकें भी बहुत सारी पब्लिश हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा माहौल है जहाँ पर बच्चा अपने आप को महसूस करता है कि हम अपने ही प्रांत में हैं, अपनी ही भाषा बोल रहे हैं, अपनी ही भाषा में समझ रहे हैं, अपनी ही भाषा में सीख रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रयोग है और मुझे लगता है कि इसमें जो लर्निंग पोटेंशियल है, लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं, ये अवश्य ही बढ़ेंगी।